हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग भी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। ये टॉपिक नंबर 6 है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टॉक प्राइसेस कैसे बदलते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो स्टॉक है, जो शेयर का प्राइस है, वो चेंज होता है। टॉपिक नंबर अपना 6 है। बाकी की प्रीवियस वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी हैं और उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, होता क्या है, क्या क्या कंडीशंस होती है जिनकी वजह से कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस अफेक्ट कर सकता है। देखो, एक तो कंपनी कैसे अर्न कर रही है उसके ऊपर डायरेक्ट डिपेंड करता है। और जिस कंट्री में कंपनी ऑपरेट कर रही है उसकी इकोनॉमी कैसी है, उससे भी प्राइसेस अफेक्ट होंगे। मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे हैं, जिस सेक्टर में वो काम कर रही है उस सेक्टर को लेके इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी का ग्लोबल अगर कोई बहुत इन्फ्लुएंसिंग इवेंट है तो वो ग्लोबल इवेंट और वो ग्लोबल न्यूज़ है जो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और एक है अपना सप्लाई और डिमांड। इन्हीं फैक्टर के साथ सप्लाई और डिमांड में बढ़ोतरी और घटोतरी होती है। मतलब इन्हीं फैक्टर के साथ सप्लाई और डिमांड में हम लोग तेज़ी देखते हैं। कोई कंपनी ने अच्छा अर्न किया तो हो सकता है उसकी डिमांड अच्छी हो जाए। किसी कंपनी ने अर्निंग थी एक्सपेक्टेड 10 करोड़ की, लेकिन उसने अर्निंग की 2 करोड़, तो हो सकता है एकदम से लिक्विडिटी उसमें आ जाए और लोगों को वो शेयर बेचने पे मजबूर कर दे वो कंपनी। तो उस केस में एकदम से सप्लाई बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं सप्लाई और डिमांड इन फैक्टर्स पे ही डिपेंड करती है। अब थोड़ा सा इस पेज को नीचे आके चलते हैं, देखते हैं नीचे कहीं जगह मिल जाए। ये रहा। अब कंपनी की अर्निंग में बता देता हूँ। सपोज करिए कि एक्सपेक्टेड अर्निंग थी, एक एग्जांपल ले लेते हैं कंपनी की अर्निंग का, 10 करोड़, लेकिन अर्निंग हुई है 32 करोड़। तो ये बहुत अच्छी अर्निंग हुई है। इसको देखकर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे कि हाँ भाई, इसके शेयर प्राइस अच्छे हैं और कंपनी अच्छा काम करेगी, तो हो सकता है 1 साल बाद इसकी अर्निंग 45 करोड़ भी हो सकती है। तो अपने को 1 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो बहुत से इन्वेस्टर्स इस पर्पज़ से आते हैं। लेकिन एक अगर सीक्रेट मैं आपको बात बताऊं, तो जो बिग प्लेयर्स होते हैं, समझ रहे हो, उनको पता होता है कि किस कंपनी का जो रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट बोलो, एनुअली रिजल्ट बोल दो, वो पॉजिटिव आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, या मतलब कि एक तरीके से एक्सपेक्टेड है वो रहेगा। तो अगर उनको पता है कि इसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छा आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब कि एक्सपेक्टेड से और ऊपर, तो वो क्या करते हैं, हो सकता है रिजल्ट के, ठीक है, बिफोर रिजल्ट के पहले जो 2 या 3 दिन है उसको वो शेयर्स को खरीद लेंगे। भाई वो बड़े आदमी लोग हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको सब पता है कि कौन सी कंपनी का क्या रिजल्ट है। इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी उनके पास, तो वो उसके शेयर्स पहले से खरीद लेंगे। फिर 3 दिन बाद जब न्यूज़ आउट होगी पब्लिक में, समझ रहे हो, पब्लिक में 3 दिन बाद न्यूज़ आउट होगी, तब हम जैसे रिटेलर्स जाएंगे खरीदने के लिए, ठीक है। लेकिन जब हम लोग खरीदेंगे तो वो क्या करेंगे, उसको बेचेंगे। और हम लोग देखेंगे कि भाई कंपनी का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया, लेकिन उसके बाद भी क्या कहते हैं, कंपनी का जो आज की परफॉर्मेंस है, आप देखोगे कि रिजल्ट आने के बाद भी उसके शेयर प्राइस पता चले 20 - 20 हो गए। मतलब रिजल्ट ओवरऑल ये है कि रिजल्ट था पॉजिटिव, लेकिन मूवमेंट था नेगेटिव। उसका रीज़न यही है क्योंकि कुछ लोगों ने पहले से ही, जो बड़े लोग होते हैं उनको सब पता रहता है किस कंपनी का क्या रिजल्ट आने वाला है, तो वो पहले ही खरीद लेते हैं। और हम लोग बाद में जाते हैं खरीदने के लिए और ट्रैप हो जाते हैं ऊपर जाके। तब आप देखोगे रिजल्ट से पहले कंपनी ने, क्या कहते हैं, वह कंपनी ने अच्छा मूवमेंट दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं था उस दिन आपने उस कंपनी के चार्ट को देखा भी ना हो, क्या पता। सेम सीन ये रहता है न्यूज़ बेस पे भी। मान लो जीएसटी की कोई न्यूज़ ऐसी है और वो बोल रही है कि जो टॉय इंडस्ट्री है उस पर जो जीएसटी है हम ज़ीरो कर देंगे, तो भाई जो खिलौने बनाने वाली कंपनी है ना, उसके शेयर प्राइस बढ़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, उनको मैन्युफैक्चरिंग में आसानी होगी। लेकिन ये न्यूज़ जीएसटी की मीटिंग से पहले जो बड़े लोग होते हैं उनको पता चल गई। उन्होंने क्या किया, जो टॉप टॉय कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग जो टॉय कंपनी है, उसके शेयर्स बाई कर लिए। और जीएसटी की न्यूज़ जब बाहर आई, जब पब्लिक न्यूज़ आई, तब उन्होंने सेल कर दी। और आपको पता लगेगा कि भाई यार, आज तो जीएसटी की टॉयज़ में 0% टैक्स हो गया। उसके बाद भी ये जो पर्टिकुलर टॉय लिमिटेड थी, इसके आज मूवमेंट में बहुत गिरावट आई, आज तो इसका शेयर बहुत गिर गया। वो क्यों गिरा, वो इसीलिए गिरा। तो इसको बोलते क्या है हम लोग, बाई द र्यूमर। इसको बोलते हैं बाय द र्यूमर। र्यूमर मतलब अफवाह, और सेल द फैक्ट। सेल द फैक्ट, फैक्ट मतलब वास्तविकता। तो र्यूमर थी इस कंपनी के रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, वो बिग प्लेयर्स को पता थी। ये जो बिग प्लेयर्स हैं,
इनको पता थी तो इन्होंने क्या किया, उस टाइम बाई कर लिया र्यूमर पे, तो बाई द र्यूमर हो गया। जब हम लोगों को पता चला कि हाँ फैक्ट है, रियल में इसका रिजल्ट अच्छा आया है, तो इसको ये लोग क्या करते हैं, उस टाइम पर सेल कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं सेल द फैक्ट। इसी बेस पर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है। तो इकोनॉमिक कंडीशन भी सेम ऐसी है, जो मैंने जीएसटी वाला अभी अनाउंस किया है वो इकोनॉमिक कंडीशन में ही आ जाता है। बाकी का जीडीपी कैसी है, इन्फ्लेशन रेट कैसा है, सर समझ रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, ये तो खैर इंडिया में नहीं बताते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में बताते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसा चल रहा है। ठीक है। तो वो सीन है। और इनका डाटा, ये जीडीपी और जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इनका डाटा जो एक्सपेक्टेड है, समझ रहे हो, अगर एक्सपेक्टेड से काफ़ी अच्छा हो जाए या काफ़ी ख़राब हो जाए, तब हम लोगों को क्या कहते हैं, एक अच्छा मूवमेंट और देखने को मिलता है। हालांकि एक्सपेक्टेड में क्या है ना, मार्केट कभी कभार सेम मूवमेंट से चलता है, सेम डायरेक्शन में, क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेड है, तो जो वॉल्यूम है वो भी वॉल्यूम ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं रहता है, तो जिसकी वजह से जो प्राइस का मूवमेंट है, तो जो मूवमेंट ऑफ प्राइस है, ठीक है, वो फ्लक्चुएट नहीं रहता है एक्सपेक्टेड में। जब एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आ जाए तब वॉल्यूम मूवमेंट होगा अच्छा, और एक्सपेक्टेड से बहुत कम आ जाए तब होगा अच्छा। वही मार्केट सेक्टर की बात कर लेते हैं, अब जैसे स्टील सेक्टर है। मार्केट में आज के टाइम पर इंडिया ने बैन लगा रखा है कि कोई भी इंडिया की कोई भी कंपनी जो स्टील को मैन्युफैक्चर करती है, वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अपने यहाँ इसकी कंजप्शन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो बाहर वालों को क्या भेजेंगे। आप सोचो, इसीलिए स्टील सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं, थोड़ी सी उनमें जो मूवमेंट है बहुत स्लो मूवमेंट है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के सेक्टर पे भी बेस करता है, आप किस कंपनी की किस सेक्टर से मतलब डील कर रहे हो, किस कंपनी का देख रहे हो, फार्मा का देख रहे हो, स्टील का देख रहे हो, ये सीन रहता है। वहीं जिस दिन ये एक्सपोर्ट वाली कंडीशन गवर्नमेंट बोलेगी कि ठीक है आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, उस दिन देखना स्टील की कंपनी है उनके शेयर्स प्राइस कहाँ जाते हैं। उस दिन एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो प्रोडक्शन है, जो बिजनेस है भाई, वो भी तो ग्रो होगा। अभी तो सिर्फ अपनी कंट्री के लिए ये बना रहे हैं स्टील, ये सीन है। ग्लोबल न्यूज़ मैंने बताई दी आपको, कोई भी अटैक जैसे 9/11 अटैक हो गया, अपने यहाँ 26/11 हुआ, या फिर कोई गवर्नमेंट है वो चेंज होती है, या वार फैक्टर आ गया, रसिया और यूक्रेन देख लो। हम्म, रसिया वर्सेस यूक्रेन, तो ये वार फैक्टर हो गए। नॉर्थ कोरिया वाला भी सीन, उसका तो अलग ही चलता है। ठीक है, तो ये सारे ग्लोबल फैक्टर हो गए। तो डिपेंड करता है वो न्यूज़ की इंटेंसिटी कैसी है, तो उस पर भी थोड़ा सा डिपेंड करेगा। बाकी का जो बचा है सप्लाई एंड डिमांड, इसको मैं एक बार देख ले रहा हूँ। हाँ, ये इसको हम लोग कवर करेंगे टेक्निकल वाले टॉपिक पे, क्योंकि बात वही है, सप्लाई एंड डिमांड कहीं ना कहीं न्यूज़ बेस्ड या फिर सेंटिमेंट बेस्ड, मतलब सेंटिमेंट पे होगा या न्यूज़ बेस्ड पे होगा, तो इन्हीं पे ही चलता है। बाकी का वॉल्यूम, जब तक वॉल्यूम में फ्लक्चुएशन नहीं होगी, तब तक हम लोगों को सप्लाई एंड डिमांड में मज़ा नहीं आएगा। तो वही चीज़ है, टेक्निकल में हम लोग सप्लाई एंड डिमांड पढ़ेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, नए नए किसी टॉपिक के साथ, और फिर ऐसे ऐसे करके धीमे धीमे हम लोग अपने पूरे कोर्स को अच्छे से समझ लेंगे। जो प्रैक्टिकल होगा उसको मैं प्रैक्टिकल समझाऊंगा, जो थ्योरेटिकल होगा वो थ्योरेटिकल समझा दूंगा। ये प्रैक्टिकल है तो इसको समझने में और वीडियो देखने में मज़ा आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।